हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का वन एग्जाम पर। रात के 8 बज चुके हैं और आपको पता है कि हम आपके लिए डेली एसएससी जीडी के लिए मैथ का मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना। तो शुरू करें फिर आज की क्लास। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़िए ताकि सभी क्वेश्चन अटेंड कर सकें। ठीक। और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताया करिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। बताएंगे इसका क्या होगा सही सही आंसर। कह रहा है कि एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम के बीच अंतर 6 सही 39 बटे 160 है। विचाराधीन भिन्न कौन सी होगी। तो क्या होगा इसका सही सही जवाब बताएंगे आप लोग। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक धनात्मक भिन्न है। अब जो भी होगा वो धनात्मक अर्थात प्लस में होगा मेरे भाई। इसके व्युत्क्रम के बीच का जो डिफरेंस है मेरे भाई वो कह रहा है कि 6 सही 39 बटे 160 है। तो देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कह रहा है कि एक धनात्मक भिन्न है। तो आप चाहो तो बाय ऑप्शन भी जा सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको बाई ऑप्शन लगा रहा हूँ क्योंकि वो सिंपल हो जाता है थोड़ा, है ना। आप बाई ऑप्शन अगर पहले ऑप्शन को चुन रहे हो दोस्तों तो पहला ऑप्शन जो है 32/5। मान लो कि भिन्न आपकी यही होगी क्योंकि आपसे यही पूछा भी जा रहा है। देखो विचाराधीन भिन्न कौन सी है, मतलब भिन्न आपको बताना है। मान लो कि आपकी भिन्न यही है। तो कह रहा है कि एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम। तो 32/5 का व्युत्क्रम क्या होगा मेरे भाई। इसका व्युत्क्रम होगा 5/32। ठीक है ना। कह रहा है के बीच का जो डिफरेंस है वो कह रहा है कि 6 सही 39/160 है मेरे दोस्तों। यही तो कह रहा है। कितना कह रहा है। ये कह रहा है 6 सही 39/160 है। ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करें, यहाँ पर देख रहे हो 5 है, यहाँ पर है 32। इनका आप ले लो मेरे दोस्तों एलसीएम। अब इनका एलसीएम जो होगा वो 160 होगा। 160 को डिवाइड करेंगे अगर 5 से मेरे भाई, इस 5 से तो कितनी बार में कटेगा। तो ये कटेगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 मतलब 32 बार में। और 32 का गुणा इस 32 में अगर आप कर देंगे तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा और वो आएगा 1024 मेरे भाई। माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस का मतलब माइनस भी हो सकता है। 32 से डिवाइड करेंगे 160 को, इस 160 को, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आएगा 5 और 5 का गुणा इस 5 में कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 25 और ये आपका बराबर होना चाहिए। तो देखो 16 तिया 48, सॉरी 16 छक्का 96 और 960 आ जाएगा। 960 में अगर आप 39 जोड़ देंगे तो 9 6 3 9 और 9 999 आपको मिल जाएगा। तो ये 999/160 हो जाएगा मेरे भाई। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, जब आप 1024 में से 25 को घटाएंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होगा, है ना। क्योंकि देखो 14 में से 5 गया 9, तो बिल्कुल 999 ही आएगा मेरे भाई। और 999/160 के बराबर ये वाला भी हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का जवाब। तो जिन जिन भी भाइयों का ये जवाब आ चुका है बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। जिनका नहीं आया है आप सीख लो कि इसको ऑप्शन मेथड से करने से सही से हो जाता है। अब आप कहो कि सर आप ऑप्शन नंबर ए ही क्यों चुने, पहला ही ऑप्शन था। अब जो था वो था क्योंकि ये दिया गया था पेपर में। तो पेपर का क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, ऑप्शन ऐसे ही सेट था। हो सकता है ये ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता था। तो आपको एक एक करके चेक करना होता। ठीक है ना। आगे चलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे आप लोग। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 रहते हैं होंगी। इसका मतलब क्या है कि संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो बताना इसका सही जवाब क्या होगा। बताएं दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब ये होता है कि अगर क्वेश्चन में आपसे कभी भी कहे वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या अगर आपको सिंगल एक वेरिएबल में बताना हो
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, HCF लिया जाता है। क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, HCF। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े, कह रहा है 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेष क्रमशः 6 बचता है और 5 रहते हैं। अच्छा, ये शेष बचते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अभी भी अगर कभी भी आ जाए आपके जीवन में, अगर आप पेपर दे रहे हो तो 1657 और 2037 को आपको डिवाइड करना है मेरे भाई। तो इसमें से जो शेष बचता है ना, उसे आप पहले ही माइनस कर लिया करो। तो इसमें से 6 बच रहा था और इसमें से 5 बच रहा था शेष। तो जब आप इसको माइनस कर दोगे मेरे भाई, तो यहाँ से आएगा 1651 और यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ से आएगा आपका 2032। मेरे भाई आपको जरूरत है किसकी, आपको जरूरत पड़ेगी HCF की। अगर आपको जरूरत है HCF की मेरे दोस्तों, तो HCF आप निकालेंगे कैसे। HCF आपको निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस ले लिया जाता है। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा मेरे भाई, और इस 3 में से 5 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 है ना। 8 बचा और यहाँ पर क्या बचा मेरे दोस्तों, यहाँ पर बचा 19, और 19 में से 16 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब आपका HCF सर 381 होगा, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है मेरे भाई। ये HCF अकेले नहीं होता, इसका मल्टीप्लीकेशन भी होता है। तो ये होगा आपका 2 गुना 127। कितना, 127 होगा ना। इसे देखो कैसे कटेगा, 3 8 11 1 12। अगर मेरे भाई संख्याओं का योग हो रहा है, अगर आपका 12 मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3 से आप काट दें, तो 3 से काटेंगे तो ये 127 बार में कट जाएगा मेरे भाई, है ना। तो 127 बार में कट जा रहा है, मतलब जिस ऑप्शन में 127 होगा वही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब 127 कटेगा क्या, 127 से ये भी संख्या कट जाएगी और ये भी कट जाएगी, एग्जैक्ट कटेगी। लेकिन मेरे भाई 127 से इसको काटेंगे आप और इसको काटेंगे तो शेष आपका बचेगा 6 और 5 शेष बच जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा था। मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बोलो कैसा लगा ये दोस्तों आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन आपका। बताइए 10 सेकंड के अंदर बताइएगा आप लोग इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब, है ना। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए, आपसे कह रहा है 5/11, क्या कह रहा है मेरे भाई, आपसे कह रहा है 5/11 और आपसे कह रहा है 3/15, फिर आपसे ही कह रहा है 12/11 और फिर 4/7 और उसके बाद है 9/12। मेरे भाई आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो 5/11 क्या होता है, तो 1/11 क्या होता है, लगभग 9%, मतलब 9 सही 1/11% होता है। लेकिन आप मेरे दोस्तों अगर परसेंटेज में कर रहे हैं इसको, आप 9 अकेले ही लेकर चलें, वहीं से आपका अप्रोक्सीमेट में आंसर आ जाएगा। तो 1/11 असल में होता है, 1/11 की मैं बात कर रहा हूँ, 9%, मतलब 9 सही 1/11% होता है मेरे दोस्तों। देख रहे हो ना, 9% के लगभग है, तो मैं 9% ही मानकर चल रहा हूँ। लेकिन अगर यहीं पर 5/11 की बात आए तो 5 का गुणा भी तो यहाँ किया जाएगा, तो ये 5 9 45 गुना हो जाएगा। लेकिन 5/11 मत करें, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं, आप टेंशन मत लें, लगभग में लेकर चलें। ये हो जाएगा मेरे भाई 1/5। 1/5 कहता है कि मैं 20% हूँ। 12/11 की बात करूं तो अभी हमने बताया कि 1/11 होता है मेरे भाई, वो होता है 9% होता है। कितना होता है, 9%। तो अगर 1/11 9% होता है तो ये कितना होगा, 12 नम्मा 108% हो जाएगा, है ना। कितना, 108% हो जाएगा। और 4/7 की बात करूं तो इस साइड में देखिएगा, 1/7 जो होता है आपका, हमेशा याद रखना, वो होता है 14 सही 14 सही, हाँ अगर उस तरीके से करना चाहते हो तो 14 सही कितना होगा, 2/7। अगर आप डेसिमल में बता रहे हो तो 14.28 होगा। तो 14% अगर लेकर चल रहे हो तो चार का अगर यहाँ पर 4 गुना बना है तो 4 का इसमें भी गुणा करेंगे तो 56% होगा लगभग में। लेकिन 9/12 को अगर सॉल्व करोगे तो 3 त्रिक 9 और 3 चौको 12, तो 4 25 में 100, 25 75%, ये हो गया आपका 75%। आप परसेंटेज में देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 108%। तो भिन्न के रूप में कौन सा बड़ा होगा, तो ये आपका जो जवाब होगा वो होगा 12/11। यही आपके क्वेश्चन का मेरे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ आपका
वो हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ें, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिएगा दोस्तों, कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपए हो तो 16% की हानि होती है। ध्यान समझना, अगर विक्रय मूल्य 1680 रुपए है और 16% की हानि हो रही है, आपको नुकसान हो रहा है, तो आप पहले यहीं से निकाल लो ना कि आखिर वो क्रय मूल्य क्या रहा होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य तो आपको 1680 दे दिया गया है ना। तो 16% का अगर नुकसान हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये आप वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा अभी रुकिए, आगे भी पढ़िए। यदि 8% का डिस्काउंट दिया जाता है उसके बाद भी 15% का प्रॉफिट होता है मेरे दोस्तों। तो आपने पढ़ा होगा एमपी और सीपी का एक रूल तो पढ़ा होगा। वो क्या होता है सर, वो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, और नीचे जो आता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट। क्या आपने पढ़ा है कभी? हाँ, अगर पढ़ा है तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिएगा मैं कैसे करके दिखा रहा हूँ आपको। 100 माइनस डी मतलब 8% का डिस्काउंट अगर हो रहा है तो 100 में 8 घटाएंगे तो आपका आएगा 92%। लेकिन मेरे भाई उसके बावजूद भी 15% का आप प्रॉफिट पा रहे हो तो ये होगा 115%। इसको आप क्या करें और सिंपल कर लें। मेरे भाई जब आप इसको सिंपल करेंगे तो सिंपल करने के बाद आपका जो आएगा, ये 23 पंचे 115 होता है और 23 चौको होता है 192। 5/4 का रेशियो दे देगा मार्कअप प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ें, 1680 रुपए में बेचता है तो 16% का नुकसान हो जाता है। यहाँ से आपको अगर क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा, तो 1680 रुपए मेरे भाई आपका क्या है, 1680 रुपए आपका विक्रय मूल्य है और 16% का नुकसान हो रहा है। 16% को क्या कहा जाता है, मैं इस साइड बता रहा हूँ, देखना। 16% का मतलब होता है 4 चौको 16 और 4 पचीस में 100, 4/25। मतलब आप 25 रुपए पाना चाहते हो क्योंकि नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और हानि हो रही है तो 4 की हानि हो जाएगी, मतलब 21 रुपए में आप बेच रहे थे, है ना। 21 अट्ठे 168 होता है, या 80 बार में कटा, 25 अट्ठे 200 मतलब 2000 आपका जो आएगा मेरे भाई, वो आएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो 2000 बराबर अगर कॉस्ट प्राइस आ गया तो ये 4 बराबर 2000 यहाँ से नहीं हो सकता है ना। तो 4 बराबर 2000, तो एक रेशियो का जो मान होगा वो होगा आपका कितना, 500। आपका जो मार्कअप प्राइस होगा मेरे दोस्तों, ये 5 रेशियो में है तो मार्क प्राइस जो आपका होगा मेरे भाई वो होगा 5 गुणा 500। तो इसका मतलब होगा 2500 रुपया। और आपके क्वेश्चन का बिल्कुल जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। सच बताना दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं है। अभी आगे तो देखिए आगे होता क्या क्या है, अभी तो बिल्कुल शुरू ही हुआ है, 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, ठीक। तो आप लास्ट तक जरूर पढ़ें, ठीक। आइए देखते हैं। कह रहा है सपना और अनुभा की आयु का गुणनफल 150 है। यदि अनुभा की आयु की 4 गुनी सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सपना की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखना, सपना को मैं एस से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं नहीं है ना। सपना को आप एस से डिनोट कर लो और अनुभव को ए से। कह रहा कि इनकी आयु का गुणनफल है जो, वो है आपका 150, ठीक है। आगे पढ़िएगा, कह रहा है यदि अनुभा की आयु की 4 गुनी, कह रहा है कि अनुभा की आयु की 4 गुनी, फिर कह रहा है कि सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यही तो बोल रहा है, किससे, सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है। मेरे भाई यहाँ पर अनुभाग अकेले की आयु लिख सकते हैं आप, तो ये होगा s+10, कितना होगा, s+10/4, बोल दो, ठीक है ना। तो आप अगर इस पहले पहले वाले को देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप मान पुट कर सकते हैं, तो पुट कर लीजिए। तो यहाँ से जो होगा s गुणा, अगर a का मान अनुभा का मान आप ये रख दें s+10/4, कहाँ पर, इस जगह। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं s+10/4 और ये बराबर होना चाहिए आपका 150। अगर आप ये काम कर दे रहे हैं तो जो आपका जवाब आएगा वो बिल्कुल सही आएगा मेरे भाई। और हाँ, एक चीज ध्यान देना, आपसे लास्ट में पूछा क्या है, सपना की आयु बताइए, तो जो आंसर होगा इन्हीं ऑप्शन में से एक होंगे।
तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, मेरे कहने का मतलब है समीकरण बन जाएगा। लेकिन अगर आप वही चीज बाय ऑप्शन उठा लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो मैं उठा रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए को, मतलब मान रहा हूँ कि सपना की आयु 20 साल ही है, तो यहाँ पर आप 20 पुट कर दें, तो 20 गुणा 20 प्लस 10 बटे में होगा मेरे भाई 4, और ये होना चाहिए आपका 150 के बराबर। तो 4 पंचे 20, 5 बार में कटा, और 20 10 30 होता है, 30 में 5 का गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 150 के बराबर 150। आ गया ना बराबर? तो आपका जो बराबर आया मेरे भाई वो क्या करने पर आया, एस का मान जब आपने मेरे भाई 20 ले लिया तब आया। तो सपना की जो आयु होगी वो 20 ही होगी, मतलब मैं ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि अनुभा की आयु क्या होगी, अनुभा की आयु बताने के लिए कौन कौन बता रहा है कि अनुभा की आयु क्या होगी? अनुभा की आयु आप बताइए कि अनुभा की आयु क्या है? देखता हूं कौन कौन बता पाता है मेरे भाई, अनुभा की आयु है क्या। तो मेरे भाई अनुभा की आयु जो होगी यहाँ पर इस समीकरण में आप सपना की आयु को पुट कर दे, तो सपना की आयु 20 है, अनुभा की आयु का तो पता नहीं, लेकिन ये 150 के बराबर होगा। मेरे भाई जीरो से जीरो कट जाएगा, तो अनुभा की जो आयु आएगी वो आएगी 7.5 वर्ष। ठीक है ना दोस्तों? तो आप कुछ भी आंसर निकाल सकते हैं, कुछ का मतलब जो पूछा हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है आपका अगला प्रश्न, कैसा हो सकता है ये देखिएगा, और क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग बताएंगे। कह रहा है किसी घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के इक्वल है तो वर्ग की एक भुजा की माप क्या होगी। मेरे भाई आपसे ये पूछा गया है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका, क्या हो सकता है इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या आप बता सकते हैं? तो देखना, कह रहा है किसी घन की सभी कोरों का योग। मेरे भाई घन की सभी कोरों का योग क्या होता है? कोरों का मतलब होता है मेरे दोस्तों किनारा। क्या होता है? किनारा होता है। तो आपको पता होना चाहिए घन में होते कितने किनारे हैं। मेरे भाई घन में 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12। लेकिन इन किनारों को मैं मान रहा हूं घन के किनारों को ए, तो 12 किनारे हो गए। ठीक है, ठीक है ना? अब तो वैसे समझ लो घन आपका बनेगा किस प्रकार से, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। क्या आप थोड़ा सा टाइम मुझे दे सकते हो? बोलो, दे दोगे ना भाई? दे दोगे तो देखिएगा घन आपका कैसे बनेगा, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि घन आपका बन कैसे सकता है। एक वर्गाकार घन बनता है आपका मेरे भाई। तो जब वर्गाकार घन बनेगा तो कैसा बनेगा, देखिएगा। तो आपका जो घन बनेगा मेरे दोस्तों वो इस प्रकार से कुछ बनेगा, ऐसे। समझना फिर से, एक मिनट। ऐसे ही बनेगा ना? तो आपका जो घन बनता है मेरे दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। ये रहा आपका घन। तो अगर घन मेरे दोस्तों इस प्रकार से बन रहा है तो इसी के भुजा को हमने ए मान लिया है। तो हर तरफ देखो ए ए ही रहेगा, क्योंकि जो घन होता है मेरे दोस्तों उनकी भुजाएं सभी इक्वल होती हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अगर आप ए ए ए सभी में मान रहे हो मेरे दोस्तों, तो वो जो आपका आएगा वो 12 ए होंगे। कितने ए होंगे? 12 होंगे। तो 12 होंगे मेरे भाई, इसका मतलब असल में ये है कि इसके 12 किनारे होंगे। कितने किनारे होंगे? 12 किनारे होंगे, इस प्रकार से। समझा ना आपने? तो जब 12 किनारे हो गए तो इन्हीं का योग तो दिया है। अगर ए ए सभी हैं तो 12 किनारे हो गए, और इनका जो मान दिया है वो कह रहा है कि वर्ग के परिमाप के बराबर है, और वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है 4 ए होता है। लेकिन मैं इसको स्मॉल ए इसलिए मान रहा हूं क्योंकि वर्ग अलग है मेरे दोस्तों और घन अलग है। तो आप इनका रेशियो ले लें, 4 तिया 12 कटेगा, तो ए घन के भुजा और वर्ग के भुजा का रेशियो लेंगे। तो देखो ए के सामने कुछ नहीं है तो आप 1 लिख लें, और स्मॉल ए के सामने क्या है? स्मॉल ए के सामने है मेरे भाई 3, तो आप 3 लिख लें। इनका रेशियो आया यहाँ से। असल में आप इनको मान क्या लें मेरे भाई, एक्स के रेशियो माने, ये असल में एक्स है और ये 3x है। आप यहाँ तक जरूर माने, जरूर माने, जरूर माने। ठीक है ना? अगर आप मान ले रहे हैं तो आगे पढ़ें क्वेश्चन को। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो। मेरे भाई घन का आयतन, घन तो ए ही था, इसका आयतन जो होगा वो होता है ए क्यूब, मतलब एक्स क्यूब, और ये इक्वल होगा आपके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई भुजा का स्क्वायर होता है।
ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये होगा आपका 9x स्क्वायर के बराबर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे आप, तो मेरे भाई बावजूद उसके x बच जाएगा और ये बराबर होगा आपके 9 के। x बराबर मेरे दोस्तों 9 आया, कितना आ गया 9 आ गया आपका x का मान। आपसे पूछा क्या है असल में दोस्तों, आपसे पूछा है वर्ग की एक भुजा की माप क्या होगी। तो वर्ग की भुजा को आपने माना क्या है 3x माना है मेरे दोस्तों, तो 3 गुणा 9 और 3 गुणा 9 होता है 27। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया। तो आइए चलते हैं फिर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आज का आपका अगला प्रश्न, क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे आप लोग। कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, जीत गया है ना। कह रहा है कि 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए, मतलब फर्जी वोट पड़े थे 15%, तो उनको काट दिया गया। कह रहा है विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या क्या है। अच्छा ये बताओ, टोटल जो वोट मिला रहा होगा, टोटल अगर मैं मतों की बात करूं, टोटल वोट की मैं बात करूं, तो टोटल वोट तो 100% पड़े रहे होंगे, बोलो। इसमें से कह रहा है कि 75% वैध मतों से विजयी हुआ, मतलब 15% मत जो है वो अवैध हो गए। तो मेरे भाई इनवैलिड वोट जो है, इनवैलिड जो वोट है आपके, इनवैलिड वोटों की संख्या कितनी है, तो इनवैलिड वोट आपके इस 100 का 15% है, तो 100 का, ध्यान देना घटाता नहीं हूं मैं, 100 का 15% मतलब 100% और 15% को कहते हो 3/20, 20 पंचे 100 और 5 दिए 15% फिर आ जाएगा ना, इस तरीके से करना है। तो वैलिड वोटों की मैं अगर बात करूं, वैलिड वोट, तो वैलिड वोट जो होंगे आपके वो कितने होंगे, इसी 100 का 85% मतलब 85% होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे इनवैलिड को किया था। आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी होगी। तो वैध वोटों की संख्या यही तो है 85%, तो बस निकाल लो। तो 5,60,000 का 85% मेरे भाई अगर आप निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 85% का मतलब 85/100 होता है। तो आप जब निकालेंगे तो इनको उनको काट देंगे। अब 56 और 85 को गुणा कर देंगे तो क्या आपका आंसर नहीं आ जाएगा, तो बताइए कितना आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि 85% तो वैलिड वोट हैं, ये वैलिड वोट हैं, तो यहाँ पर अगर आप ये काम कर रहे हो इतना ही तो गलत कर रहे हो। क्यों, 85% तो वैलिड वोट हैं, वैलिड वोट का 75% पाया है ये, कितना 75%, 75% को क्या कहते हो 3/4। तो आपको ये चीज निकालना होगा, तो 3/4 का यहाँ भी आप गुणा कर दें, क्योंकि जो उम्मीदवार पाएगा वो वैलिड वैलिड वोट का ही तो 75% पाएगा, है ना। तो ये आपको काम करना है। तो 4 से इसे काट देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 4 का नम 4 और 4 चौको 16, कितने हैं डबल जीरो है मेरे भाई, डबल जीरो आप लगा दें। तो 1600 और गुणे में है 85 × 3, यही आप काम कर लेंगे तो आ जाएगा आपका सही जवाब। तो देखो मैं करता हूँ, 16 पंचे 80 का जीरो हासिल आएगा 8, 16 128, 128 में 8 को जोड़ रहे हैं तो 136। कितने जीरो हैं अभी, 2 जीरो और हैं, आप भी चिपका दो, 3 है तो 3 से गुणा भी कर दो। आप देख रहे हो कि 3 छंग 18, 3 त्रिक का 9 1 10 और 3 का नम 3 1 4, क्या ज्यादा आ गया, क्या गलत हो गया, कहाँ बताओ। सही तो है यार, फिर से कर लेते हैं, कैलकुलेशन ही है ना। तो देखते हैं आइए, सब कुछ सही है, बस ओंठ कितने हैं, तो ओंठ हैं आपके मेरे भाई कितने, ओंठ हैं आपके 5,60,000, ठीक है। और इसका वैलिड वोट का 75%, वैलिड वोट आपके हैं 85%, और इस 85% को लिख सकते हो 85/100, और 75% को कहा जाता है 3/4। तो असल में आप देखें 100 से 100 कट गया और 4 से ये कटेगा तो 4 का नम 4, एक बचा, 4 चौको 16, उसके बाद डबल जीरो बचा है, डबल जीरो लगा दें आप, इसके बाद होगा 85 × 3। ये देखो मैं 16 बार काटा था ना, इसीलिए दिक्कत हो गई थी।
तो 14 पंचे 70 का जीरो हासिल आएगा 7, 14 अट्ठे 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 होगा मेरे भाई। डबल जीरो है, आप भी लगा दें, उसके बाद 3 से गुणा करें। 3 9 27, 3 इकन्नम 3 2 5 और 3 इकन्नम 3, ट्रिपल जीरो है, ट्रिपल जीरो लगाएं। इसका जो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों वो होगा 3,57,000। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। खैर इतना लिखना नहीं है, हमने लिखकर समझाया है आपको। और आप अगर कैलकुलेशन, आपकी प्रैक्टिस अगर लगातार है, आप और स्पीड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर के वेग से शांत जल में तैर सकता है। एक नदी जो 1 किलोमीटर पर आवर के वेग से बह रही है, उसमें स्थान ए से बी तक तैरकर वापस आने में उस व्यक्ति को 75 मिनट का समय लगता है। ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है? तो अच्छा ये बताओ दोस्तों, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो चाल है ये किसकी है? ये है व्यक्ति की चाल, मतलब v बराबर है आपका कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है कि 1 किलोमीटर पर आवर के वेग से बह रही है नदी, मतलब धारा बह रही है, यू की चाल जो होगी वो होगी 1 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बात करूं, अगर वो धारा के अनुकूल जा रहा है v प्लस यू, तो यहाँ पर v प्लस यू इसका मतलब जोड़ दो तो 5 1 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी उसकी। और अगर मैं बात करूं धारा के विपरीत आ रहा है, धारा उसको रोकेगी, इसलिए चाल आपस में घट जाती है। यहाँ पर आप घटा देंगे तो 5 माइनस 1 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है ना भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है, बाकी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। ठीक है ना, तो अच्छा ये बताओ क्या कर रहा है, उससे उसमें स्थान ए से स्थान बी तक तैर कर वापस आने में उस व्यक्ति को 75 मिनट का समय लगता है। ये बताओ, तैर कर वापस आने में कह रहा है, मतलब जाता भी है और आता भी है, इसका मतलब ये है ना। तो जब जाएगा तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो S1 मतलब पहली चाल और दूसरी चाल का गुणा, और टोटल चाल हो जाता है। टोटल हम यहाँ पर प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि कुल 75 मिनट का समय लगता है, इसलिए प्लस कर दिया जाता है। और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस आता है मेरे भाई। टाइम का डिफरेंस क्या होगा, अगर कुल 75 मिनट का समय लग रहा है, 75 मिनट लिख देंगे हम। तो दूरी आपको ही निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होगा, पहली चाल जो है आपकी वो है 6 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी चाल जो है मेरे भाई वो है 4 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ दो तो टाइम का डिफरेंस 75 मिनट लगता है। और 75 मिनट को आप जब सॉल्व करते हो तो 75 मिनट को आप लिख सकते हो 75/60 घंटे में चेंज करने के लिए, क्योंकि सभी किलोमीटर पर आवर में है ना। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 25 तिया 75 और 25 चौको सॉरी हाँ 15 पचे 75 होगा ना, 15 पचे 75 और 15 चौको 60, तो 4 से 4 आपका कट जाएगा और 5 दूना 10 भी कट जाएगा, 2 तिया 6। तो मेरे दोस्तों आपकी जो डिस्टेंस आएगी, दूरी जो आएगी वो होगी 3 किलोमीटर पर, सॉरी 3 किलोमीटर इतनी ही होगी, दूरी किलोमीटर में ही होती है। तो आपके क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर मैं यही आपसे पूछूं कि टोटल दूरी क्या होगी, मतलब जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा आपका वो होगा मेरे भाई 3 किलोमीटर जा रहा है और 3 किलोमीटर आ भी रहा है, तो मतलब 3 का दो बार हो रहा है ना, मतलब जाएगा भी आएगा भी, तो 6 किलोमीटर हो जाएगी टोटल दूरी की अगर मैं बात करूं तो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, ये रहा आपका अगला प्रश्न, और क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे आप लोग। कह रहा एक दुकानदार ने अपना सामान 75 रुपए में बेचा, मतलब ये विक्रय मूल्य है। अच्छा, यदि उसके लाभ का प्रतिशत सामान के लागत के बराबर हो। मेरे दोस्तों हमने आपसे हमेशा कहा था कि कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे और लास्ट में पूछ रहे लागत मूल्य, तो हमने आपको क्या बताया था, इस 75 का आप ऐसा गुणा कर लो, 75 का ऐसा गुणा करो, मतलब 15 पच्चे 75। अगर यहाँ पर लाभ कह रहा है, लाभ का जो प्रतिशत है वो लागत मूल्य के बराबर है, लाभ कह रहा है, यहाँ घटाने पर आपका 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे दोस्तों, 10 आना चाहिए। हाँ अच्छा, अगर यहीं पर हानि कहता तो यहाँ पर जोड़ने पर आता, लेकिन यहाँ लाभ कह रहा है, तो अगर यहाँ पर मेरे दोस्तों लाभ कह रहा है ना, ये चीज, ये अगर आपका लाभ कह रहा है तो यहाँ पर घटाने पर 10 आना चाहिए। और इसी 10 का छोटे वाले में हमेशा गुणा कर दिया जाता है मेरे दोस्तों। तो 10 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका जो पोस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, वो होगा 50 रुपए।
आपके क्वेश्चन का जवाब देखो चुटकी बजाते ही आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, वो होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपका बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं, और अगर आपको अप्रोच उसका पता है तो आप वहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कमीशन की दर 4% से बढ़कर 5% हो जाती है तो दलाल की आय जो है वो सेम रहती है, मतलब बदलती ही नहीं, अपरिवर्तित रहती है। व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है कमीशन की दर जो है 4% से बढ़कर 5% हो गई, उसके बावजूद भी आय अपरिवर्तित रहती है। मेरे दोस्तों कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए और उसमें कहे कि आय अपरिवर्तित रहती है, मतलब बदलती ही नहीं, तो कमीशन की जो दर थी वो 4% थी, बढ़कर हो गई मेरे भाई 5%। इनका आप रेशियो लो तो 4 से 5 हो जाएगा कमीशन की दर, लेकिन आय अपरिवर्तित रहती है, मतलब आय बदलती ही नहीं, सेम रहती है। कभी भी कहे तो इसको आप पलट दिया करो, 5 से 4। तो कह रहा है व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत क्या होगा, तो 5 से 4 होगा, एक कम हो गया, कहां से, 5 से कम हो गया। परसेंटेज निकालना है, 100 लगाओगे और इसको कहते हो कि 20% होगा। तो यही होगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो जिनका जिनका भी आ गया है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही वो खेल रहे हैं, ठीक है ना, उनका जवाब जो है बिल्कुल सही है। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिसकी औसत आयु 18 वर्ष है। 17 वर्ष का एक विद्यार्थी, 18 वर्ष के दो विद्यार्थी और 19 वर्ष के एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देते हैं, तो शेष विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। तो देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिसकी औसत आयु 18 वर्ष है। तो 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो योग क्या होगा उनका, योग हो जाएगा 360। कह रहा है कि 17 वर्ष का एक विद्यार्थी, 18 वर्ष के दो विद्यार्थी, 19 वर्ष का एक विद्यार्थी कक्षा को छोड़ देते हैं। मेरे भाई जब छोड़ेंगे तो माइनस लगेगा ना, तो 18 वर्ष के कितने, सॉरी 17 वर्ष के एक विद्यार्थी हैं, तो 17 वर्ष के एक ही विद्यार्थी है, कोई बात नहीं हटा दो, प्लस 18 वर्ष के मेरे भाई दो विद्यार्थी हैं, तो 18 गुणा 2 करेंगे क्योंकि दो विद्यार्थी हैं, प्लस का 19 वर्ष का एक विद्यार्थी है तो 19 गुणा 1 कर लेंगे। तो 360 में से आप माइनस कर देंगे 17 इकन्नम 17, प्लस का 18 दूनी 36, और उसके बाद होगा 19 इकन्नम 19। तो अगर आप माइनस कर रहे हैं इसको, तो 360 में से 7 6 13 और 9 22 का 2 हासिल आएगा 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7, 72 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, और 15 में से सॉरी हाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ 5 बचा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये रहा आपका 2। लेकिन 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 शांत रहो, सुनो अभी इधर। टोटल तो 20 विद्यार्थी थे, कितने थे, टोटल तो 20 विद्यार्थी थे आपके, लेकिन उसमें से एक विद्यार्थी ये, दो विद्यार्थी ये और एक विद्यार्थी ये निकल गया ना, तो कितने बचे, एक दो तीन और तीन एक चार। मेरे भाई 20 विद्यार्थियों में से चार विद्यार्थियों ने तो क्लास ही छोड़ दी, तो बचेंगे कितने, 16। इनका एवरेज क्या होगा आप यहां से आप बता सकते हो। तो ये जो होगा आपका 16 का नाम 16, 12 बचेगा और 16 अट्ठे 128। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका होगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे आप लोग। तो देखिएगा भाई, कह रहा है 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने, पैमाने का मतलब स्केल होता है, ठीक, समान रूप से कुछ छात्रों के बीच बांट दिए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम 5 वितरित नहीं किए गए हैं, मतलब 5-5 तो बांटे ही नहीं गए हैं। तो छात्रों की संख्या का पता लगाएं। मेरे भाई इस प्रकार से कभी क्वेश्चन आए तो आपको एचसीएफ लेना होता है। क्या लेना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, तभी आपका जवाब आता है। लेकिन एचसीएफ निकालने से पहले भी कुछ पॉइंट हैं वो आपको होंगे समझने, क्योंकि 50 पेन थे, 50 पेन थे, उसके बाद अगर मैं बात करूं 80 पेंसिल थे, 80 क्या थे, पेंसिल थी, और उसके बाद मैं बात करूं तो 65 पैमाने थे आपके, क्या थे मेरे भाई, 65 आपके पैमाने थे।
इसमें से 5-5 तो बांटे ही नहीं गए, तो 5-5 नहीं बांटे गए हैं तो माइनस कर दो। करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना। यहाँ पर जो आपका बचेगा 45 और यहाँ पर बचेगा 75 और यहाँ पर बचेगा 60। इसका कहने का मतलब असल में ये है दोस्तों कि 45 बटा 75 बटा और 60 बढ़ गया। ये पांच और ये पांच तो बांटे ही नहीं गए। तो जो बांटे गए हैं 45, 75 और 60 का एचसीएफ लोगे। एचसीएफ का मतलब होता है सब में जो शामिल हो। इसका मतलब होता है 15 तिया 45, इसका मतलब होता है 15 पचे 75, इसका मतलब होता है 15 चौको 60। आप देख रहे हैं 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो शामिल हो। 3 देखो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है, तो जो सब में शामिल हो वही आपका क्या हो जाता है, वही हो जाता है मेरे दोस्तों एचसीएफ। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 15, और यही तो आपका क्या होगा, स्टूडेंट्स का नंबर होगा। यही आपके स्टूडेंट होंगे मेरे दोस्तों। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा आंसर होगा। ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कह रहे दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी जो है वो 230 किलोमीटर है। दो स्टेशन है ए बी। दो स्कूटर चालक एक साथ ए तथा बी से विपरीत दिशाओं में, मतलब ऐसे है, जो आपका डायग्राम बनेगा मेरे भाई वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर होगा स्टेशन ए और ये है स्टेशन बी। दो चालक है, मानो ये पहला चालक है मेरे भाई और ये दूसरा चालक है। एक चालक है जो बी से ए की ओर जा रहा है और एक पहला वाला जो चालक है वो ए से स्टेशन बी की ओर जा रहा है। इनके बीच की दूरी दी गई है मेरे दोस्तों 230 किलोमीटर। कितनी दी गई है 230 किलोमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 घंटे, यहां से ध्यान से पढ़ना, 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर बचती है। मतलब ये भी चल रहा है पहला चालक और ये भी चल रहा है। ऐसे चलते चलते इन्होंने कह रहा कि इनके बीच की जो दूरी बचती है वो 20 किलोमीटर बचती है। मतलब इन्होंने असल में चला कितना होगा ये बताइए आप। इन्होंने जो चला है मेरे दोस्तों वो टोटल 210 किलोमीटर चला है। तभी तो जोड़ोगे 210 में 20 तभी तो 230 टोटल बनेगा आपका। बनेगा या नहीं, है ना। तो 210 किलोमीटर की दूरी आपकी बची है, वो भी 3 किलोमीटर। तो मेरे भाई ये जो दोनों रहे होंगे, पहला चालक और दूसरा चालक, इनकी ये स्पीड रही होगी मिल करके 210 किलोमीटर की दूरी इन्होंने टच किया है 3 किलोमीटर में, तो 3 सते 21। तो यहाँ से इनका स्पीड निकलेगा 70 किलोमीटर पर आवर। बोल दो निकलेगा या नहीं, निकल जाएगा ना। आगे आपसे कह रहा है यदि एक स्कूटर चालक की गति दूसरे वाले से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इसका मतलब ये होता है इनके बीच का डिफरेंस दे दिया है। तो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस जो दिया है मेरे दोस्तों वो कितना दे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है ना कि कम हो। मेरे भाई आपसे पूछ रहा है दोनों स्कूटर चालकों की गति बताइए। पहले वाले की अगर आपको गति निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 70 को इस 10 से जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, 80 का आधा करेंगे तो 40 हो जाएगा। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो 70 में इसी 10 को घटा देंगे, आपका 60 हो जाएगा और 60 का आधा हो जाएगा 30। यही होगी मेरे भाई इनकी स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। जिस ऑप्शन में होगा वही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल 100% सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हुआ वो हुआ आपका अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आज का आपका अगला प्रश्न। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। कह रहा है कि 72 डिवाइड बाई 1/2 और उसके बाद ब्रैकेट लगाया, मझिला कोष्ठक इसे कहते हैं हिंदी में, 15 प्लस 12 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस 6 माइनस का 5 प्लस का 7, स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर मझिला कोष्ठक भी बंद, क्वेश्चन मार्क बराबर दे दिया। कह रहा है कि हल कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। इसको जो छोटा वाला ब्रैकेट है आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो असल में होगा क्या, इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा अलग है, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में लगा था बार, इतनी दूर बार था आपका। ध्यान समझना, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लीज शांत होकर के ध्यान से देखिए। यहाँ पर बार लगा था इसके ऊपर,
तो बार का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप बार को सॉल्व करो। तो 5 और 7 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 9 + 6 - 12, तो 9 6 15, 15 में से 12 घटाएंगे तो इसको सबको सॉल्व करने के बाद मेरे भाई आपका जो जवाब आया वो आया 3। कितना आ गया? 3। अब स्मॉल ब्रैकेट को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं और 3 लिख दे रहा हूं इसकी जगह। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया मेरे भाई यहाँ से आया 3। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर असल में है क्या? 15 + 12 और माइनस का 3 है ना। कितना है? माइनस का 3 है आपका, और फिर ये भी ब्रैकेट बंद। तो 15 12 कितना होता है? 27। 27 में से 3 माइनस करेंगे मेरे भाई तो 24 आएगा। तो यहां से यहां तक आपने सॉल्व किया तो आपका जवाब आया 24। अब उसके बाद असल में होगा क्या, आप उस पॉइंट को देखें। आगे कह रहा है आपसे 72 को डिवाइड करो 1/2 गुणा किससे? 24 से। ये गुणे में होता है तो ये 12 बार में कटेगा और 12 72 को काट देगा 6 बार में। तो आपके क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा 6। तो किस ऑप्शन में है 6? वो है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेस्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो आप लोगों का आया आया कि नहीं आया, आप ये बताएं पहले। अगला क्वेश्चन है, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं। कितने हैं मेरे भाई? 210 रुपए हैं सिक्कों के रूप में। ठीक है। आगे आपसे कह रहा है सिक्कों का सिक्कों का 20% 5 रुपया है, 25% 10 रुपया है ना, 15% 2 रुपए में है, और कह रहा है शेष 1 रुपए मूल्य वर्ग में है। रुपए 1 के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको। मेरे भाई एक तो है 20% और 20% वाला रुपया जो है वो 5 रुपया है। कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। उसके बाद कह रहा है 25% का सिक्का है। 25% के जितने भी सिक्के हैं वो रुपए 10 के सिक्के हैं। कितने? 10 वाले हैं। उसके बाद कह रहा है 15% के भी सिक्के हैं, वो हैं रुपए 2। और शेष कितना बचेगा? तो देखो 20 20 40 5 45 5 50 10 60 बचेंगे सिक्के मेरे भाई 40%। और ये जो हैं ये रुपए 1 के सिक्के हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, यहां से आप सिक्कों का रेशियो ले लीजिए। तो 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 तिया 15 और 5 अठे 40। ये सिक्कों का अनुपात होगा। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो 4 सिक्के हैं। एक सिक्का 5 रुपए का तो 4 सिक्के 20 रुपए के हो जाएंगे, है ना। 20 रुपए के प्लस एक सिक्का मेरे भाई 10 रुपए का, तो 5 सिक्का कितने का होगा? 50 रुपए का होगा या नहीं। इसी प्रकार से आगे जोड़ेंगे, एक सिक्का 2 रुपए का तो 3 सिक्का हो जाएगा, तो 6 रुपए आपके पास बनेगा टोटल। और 1 रुपया है एक सिक्का, तो 8 सिक्के जो होंगे तो आपके पास टोटल 8 रुपए हो जाएंगे। मेरे भाई आप इनको क्या करो, जोड़ लो। तो 20 50 और 6 8 को जोड़ेंगे तो 20 50 70 और 70 10 80, 80 4 84, ये होगा आपके पास 84 रुपया। ये जो रुपया है 84 रुपया मेरे भाई, ये है आपका 210 रुपए के बराबर। यहाँ देखो एग्जैक्ट आपको दे दिया था ना 210 रुपए है। इसको आप क्या करो, काट लो। तो जब आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? ये होगा आपका कितना? 7 इका नम 7, 14 से काट दूं? 14 से ही काट लो। 14 छंग 84 और इसको काटेंगे तो 14 इका नम 14, कितना बचा? 7 14 पंचे 70, 3 पचे 15 और 3 दूना 6। मेरे भाई एक रेशियो का जो मान आएगा ना वो आएगा आपका 5/2। आपसे पूछ रहा है कि जो ये जो 1 रुपए के सिक्के हैं ना, इनके सिक्के 1 रुपए के जो सिक्के हैं कितने प्रकार के सिक्के होंगे आपको ये बताना है। तो 1 रुपए के 8 सिक्के हैं। 1 का मान 5/2, तो 8 का मान जो होगा वो होगा आपका 8 गुणा 8 गुणा 5/2, क्योंकि 1 का मान 5/2 है ना। 1 का मान अगर 5/2 है तो 8 गुणा 5/2 कर लेंगे। 2 चौको 8 और 4 गुणा 5 कितना होता है? 20। तो 20 सिक्के होंगे मेरे भाई 1 रुपए के। यही आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आया? आगे चलें। ये रहा आपका 16 नंबर क्वेश्चन। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, बता दो एक बार। कह रहा है दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही हैं। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तेज गाड़ी की लंबाई बताइए। मेरे भाई आप ध्यान से समझना, एक रेलगाड़ी ये चल रही है समानांतर पटरियों में,
पटरियों पर एक ही दिशा में। एक रेलगाड़ी आपकी ये है और एक रेलगाड़ी आपकी ये है। अब एक रेलगाड़ी जो चल रही है मेरे भाई, वो चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक रेलगाड़ी चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मेरे भाई स्पीड किसकी ज्यादा है? इसकी स्पीड ज्यादा है। तो आपसे यही तो पूछ रहा है, तेज रेलगाड़ी मंद गाड़ी में बैठे एक आदमी को। मेरे भाई यहाँ पर इनके बीच इस रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा ऐसे, तो तेज वाली जो रेलगाड़ी है वो आदमी को पार कर रही है, ट्रेन को तो पार ही कर रही है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है मेरे भाई। आपसे पूछ रहा है जो आदमी बैठा है उसको कितने। अगर मेरे भाई कोई भी चीज हो या ट्रेन हो, वो किसी अगर आदमी को पार करती है ना, किसको, आदमी को अगर मेरे भाई वो पार करती है, तो क्या होता है, अगर वो आदमी को पार करेगी तो तेज वाले की लंबाई ली जाएगी ना। और कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ट्रेन L1 ले लीजिए, जो तेज वाली ट्रेन है उसकी लंबाई ही दूरी हो जाती है, और एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी चालें आपस में घट जाती हैं। तो 50 माइनस 30 किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मीटर में आंसर दे रहा है और ये 18 सेकंड है आपका। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, और मेरे भाई 18 को चाहिए फुल इज्जत, वो नीचे नहीं रहेगा तो उसे ऊपर भेज देंगे। तो इस 18 से इस 18 को काट देंगे, L1 का जो मान आएगा आपका, 50 में से 30 घटेगा तो 20 हो जाएगा, और 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। तो 100 मीटर होगी तेज रेलगाड़ी की लंबाई। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन आपका। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग बता दें। एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है और दूसरे का 24 मीटर है। दो वर्ग हैं यहाँ पर। तो एक वर्ग को आप मान लें कैपिटल ए, और एक वर्ग के परिमाप को मान लें स्मॉल ए। तो 4a बराबर जो होगा मेरे दोस्तों वो है 32 मीटर, और इस 4a के बराबर जो होगा वो होगा 24 मीटर। यहाँ पर 4 से 32 को काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, मतलब कैपिटल ए का मान आएगा 8, और यहाँ से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, स्मॉल आर का मान, ए का मान आएगा 6 आपका। तो ये एक वर्ग है और ये दूसरा वर्ग था, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, यहां से पढ़ना, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। मेरे भाई इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा 64, और इनका एरिया कितना होगा? इनका होगा 36। इन दोनों के योग के बराबर होगा मिला करके, इनका दोनों का क्या होगा? 100। ये होगा एक आपका A1 एरिया, मतलब एक तीसरा भी वर्ग है उसका। ये हो गया 10। तो मेरे भाई यहाँ से ए का मान क्या होगा? A1 का मान ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मीटर में अगर दिया तो मीटर ही माने आप, ज्यादा बेस्ट रहेगा। A1 का मान मतलब ये तीसरा वर्ग है आपका, इसका मान होगा 10 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि उसका विकर्ण ज्ञात करिए, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल ये था। तो विकर्ण जो होता है मेरे भाई वो होता है A√2, मतलब A1√2 की बात करूं तो ये हो जाएगा 10√2 मीटर। और यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है इस क्वेश्चन का सही जवाब? ये भाई 10√2 ही लिखा था क्या? ये आपका 10√2 ही था, ठीक, ध्यान देना। आपके क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आज का आपका अगला प्रश्न। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब तो आप दे ही सकते हैं ऐसी मैं आशा करता हूं। कह रहा है कि 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग होंगे? मेरे भाई एक तरफ लिखो 100 और एक तरफ लिख लो 200, इनके बीच में पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, मतलब ना तो इसको लेना है और ना तो इसको लेना है, इनके बीच में। इनके बीच में होगा मेरे भाई 11 का स्क्वायर होगा, है ना, और उसके बाद 12 का स्क्वायर होगा, और उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो 13 का स्क्वायर होगा, और उसके बाद 14 का स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आप 15 का स्क्वायर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 225 आपका। लेकिन जबकि 200 से ज्यादा है, लेकिन 200 को भी ही नहीं लेना था, तो ये होगा ना आंसर, इसको नहीं लेना है आपको। तो आपका जो सही जवाब होगा कितने होंगे? 1, 2, 3, 4। तो आपके जो पूर्ण वर्ग होंगे मेरे भाई वो होंगे 4। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या
कह रहा है आपसे, कह रहा है कि मिस्टर मोरे के पिछले वर्ष के वेतन में 1996 में 30% की वृद्धि होती है। पुनः वर्ष 1997 में उनके वेतन में 50% की बढ़ोतरी होती है। 1995 से 57 के बीच वृद्धि का प्रतिशत क्या है? मेरे भाई, एक बार तो 30% की वृद्धि हो रही है, एक बार 50% की वृद्धि हो रही है। और आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल वृद्धि क्या है 1995 से 97 में। क्योंकि देखो 1995 के बाद बढ़ा 96 में और 96 के बाद बढ़ा 97 में, 2 वर्ष बढ़े हैं ना। तो अगर मेरे भाई 2 वर्ष बढ़े हैं तो आप क्या यहाँ पर सक्सेसिव केस नहीं लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो सर, लगाओ। तो 30, तो सक्सेसिव केस का फार्मूला क्या होता है वो भी आप लिख लें, x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे 100, ये होता है आपका फार्मूला। x का मान है 30, 30 लिख लें, y का मान है 50, 50 लिख लीजिए। तो 30 गुणा 50 बटे 100, जीरो से जीरो आप काट दें तो 30 और 50 होता है मेरे भाई 80, और 5 तिया 15, तो 80 10 90 5 95% होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों, वो कौन सा होगा? वो होगा आपका अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? तो आइए चलते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहा ये आपका, और इसका क्या होगा सही सही जवाब आप लोग बताएंगे कहाँ? कमेंट बॉक्स में। देखता हूं कि कौन कौन इसका जवाब दे पाता है, मैं कमेंट बॉक्स को जरूर चेक करता हूं दोस्तों, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते जरूर रहिएगा, ठीक है ना? ठीक है, फिर चलते हैं।